Assalamualaikum. This is Umaima Shakur from Williams यूनिवर्सिटी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो सबको, दुआओं में याद रखिएगा। आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स 2 का। तो अब तक हमने इसके 6 लेक्चर ले लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अपने फर्स्ट चैप्टर में अप्रोक्सीमेशन मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने परटर्बेशन थ्योरी को स्टार्ट किया था। सबसे जो हमारा पहला मेथड था उसे स्टार्ट किया था हमने। आज हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मेथड को स्टार्ट करेंगे, वेरिएशनल मेथड को। तो पहले देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे। बेसिकली हमने स्टार्ट किया हुआ था परटर्बेशन थ्योरी, जो इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड है। उस परटर्बेशन थ्योरी से हमने आगे उसके एप्लीकेशंस डिस्कस किए थे। उन एप्लीकेशन में हमारे पास एक एप्लीकेशन था जीमन इफेक्ट का, हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जीमन इफेक्ट से रिलेटेड हमने ये देखा था कि जीमन इफेक्ट क्या होता है। उसकी जो सेकंड टाइप है हमारे पास एनोमलर जीमन इफेक्ट, उसे हमने डिस्कस किया था और साथ ही साथ में उसका हैमिल्टोनियन फाइंड आउट किया था। और फिर हमने टोटल हैमिल्टोनियन फाइंड आउट किया था जीमन इफेक्ट की वजह से, मतलब एनोमलर जीमन स्ट्रक्चर की वजह से, फाइन स्ट्रक्चर की वजह से, और यहाँ से जो हमारे पास अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन था उन सब को सम अप करके हमने टोटल हैमिल्टोनियन फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर में, जिसको हम कहते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई के इक्वल है, तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशनल मेथड। अब सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी फिजिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएशनल मेथड हमारे पास होता क्या है, हम इसे किस चीज के लिए यूज करते हैं, हमने इसमें कौन कौन से स्टेप्स यूज करने हैं कैलकुलेशन के लिए। फिर हम आएंगे इसकी बेसिक स्टेटमेंट की तरफ और इसके प्रूफ की तरफ। उसके बाद हम चलेंगे इसके कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरी लिखी हुई है इसी से रिलेटेड। देयर एग्जिस्ट सम सिस्टम whose Hamiltonian are known but we cannot find the exactly the by using the perturbation theory। मतलब हमारे पास perturbation theory में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास हैमिल्टोनियन एग्जैक्टली नोन हो तो हम क्या करेंगे कि दूसरी जो हायर एनर्जी लेवल्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम परटर्बेशन थ्योरी को यूज कर लेंगे। लेकिन वहां पर कंडीशन थी हमें हैमिल्टोनियन मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली। अब यहाँ पर कुछ सिस्टम ऐसे भी हैं जिनका हैमिल्टोनियन हमें एग्जैक्टली नोन होता है, लेकिन उनकी जो हम एनर्जी है, जो उनकी करेक्शन है, हैमिल्टोनियन की वैल्यू है, वो हम एग्जैक्टली परटर्बेशन थ्योरी को यूज करते हुए फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ सिस्टम पर तो परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम हमारे पास ऐसे आएंगे जिनके ऊपर हमें हैमिल्टोनियन नोन होने के बावजूद हम उसके ऊपर परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। फिर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? फिर हम यहाँ पर दूसरा मेथड यूज करेंगे जो हम आज डिस्कस करेंगे, वेरिएशनल मेथड का। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास है कि हमने पीछे परटर्बेशन थ्योरी में तो फाइंड आउट कर लिया था, अब हम क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते? रीजन मैंने लिखी है, देयर इज नो क्लोजली रिलेटेड हैमिल्टोनियन। अब कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें क्लोजली रिलेटेड हैमिल्टोनियन हमें नहीं मिलता, मतलब एक से दूसरी स्टेट में जाए तो वो कम्प्लीटली आपको डिफरेंस शो करेगा, दूसरी से तीसरी में जाए वो आपको कम्प्लीटली डिफरेंट जो है वैल्यूज है वो शो करेगा। इस वजह से हम वहां पर परटर्बेशन थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन भी हमें एक्यूरेट नहीं मिलती इससे, अगर हम परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई कर देंगे। फॉर सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं? वेरिएशनल मेथड को यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम यूज करने के लिए वेरिएशनल मेथड को यूज करते हैं। वेरिएशनल मेथड सबसे पहले दिया था रेले-विर्ट्ज ने, जिसे हम इसी मेथड को सेकंड नाम देते हैं रेले-विर्ट्ज मेथड का। मतलब वेरिएशनल मेथड जो है ये पेपर में आपका 2-3 तरीके से आ सकता है। रेले-विर्ट्ज मेथड भी आ सकता है, वेरिएशनल मेथड भी आ सकता है, वेरिएशनल प्रिंसिपल आ सकता है, और इसकी एग्जांपल्स कैसे आएंगी उन्हें भी आज हम डिस्कस करेंगे। अब ये मेथड कहाँ पर यूज होता है? ये मेथड जो है बेसिकली यूजफुल है फॉर डिटरमाइनिंग द अपर बाउंड वैल्यूज। अपर बाउंड वैल्यूज के लिए ये यूजफुल है फॉर द आइगन एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम whose हैमिल्टोनियन इज नोन। अगर हमारे पास हैमिल्टोनियन नोन हो, लेकिन ये जो हैमिल्टोनियन है ये क्लोजली रिलेटेड हैमिल्टोनियन नहीं है। इसको आप कैसे समझेंगे
कि लेट्स सपोज मेरे पास ना ये 3-4 स्टेट हैं, ये मैं आपको रफली ऐसे एक एग्जांपल देती हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास हैमिल्टोनियन तो नॉन है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है कि आइगन वैल्यूज और आइगन स्टेट्स हमें नॉन नहीं है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएशनल मेथड। पार्टिकुलरली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें चीज है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर ये आता होता है कि हम इसको पार्टिकुलरली किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अपर बाउंड वैल्यूज के लिए, किसी ऐसे सिस्टम के लिए जिसका हैमिल्टोनियन नॉन हो लेकिन क्लोजली रिलेटेड ना हो। फिर मैं आपको इससे एग्जाम्पल से समझा रही थी, इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही थी कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक एटम है जिसकी इतनी ज्यादा हमारे पास स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो हम कहते हैं कि हैमिल्टोनियन क्लोजली रिलेटेड नहीं है यहाँ पर, लेकिन परटर्बेशन थ्योरी में क्लोजली रिलेटेड है, तो वहां पर हम यहाँ पर इसको कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर लेट्स सपोज ये वाली स्टेट है मेरे पास, इसका हैमिल्टोनियन जो है ये 1 है। अब ये वाली जो स्टेट है इसका हैमिल्टोनियन मेरे पास 5 वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, इसका हैमिल्टोनियन जो है ये 3 वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ये 6 है, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट वैल्यूज है। परटर्बेशन थ्योरी में क्या था कि हैमिल्टोनियन हमारे पास नो मतलब क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए। अगर इस स्टेट का 1 है तो नेक्स्ट स्टेट का यहाँ पर आ जाएगा 1.1, उससे नेक्स्ट स्टेट का हो सकता है 1.2 हो जाए, तो ये क्लोजली रिलेटेड है। ये वाली जो चीज है ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। तो जब क्लोजली रिलेटेड नहीं होता तब हम अप्लाई करते हैं वेरिएशनल मेथड को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि पार्टिकुलरली दिस मेथड इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द ग्राउंड स्टेट वैल्यू। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टिकुलरली दिस मेथड इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये इसका मेन पॉइंट है कि वेरिएशनल मेथड को हम क्यों यूज करते हैं। हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, और हम अपने टॉपिक में भी, आज के टॉपिक में भी यही फाइंड आउट करेंगे। और इसकी जो बेसिक स्टेटमेंट है वो भी यहीं से ग्राउंड स्टेट से एनर्जी से ही रिलेट कर रही है। इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। ये जो मेथड है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम इससे एनर्जी लेवल्स फाइंड आउट करेंगे एक्साइटेड स्टेट्स के। मतलब 1-2 तो हम फाइंड आउट कर ले तो ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, लेकिन अगर हम ज्यादा हायर एनर्जी लेवल्स पर जा रहे हैं, हायर एक्साइटेड स्टेट पर जा रहे हैं, तो ये मेथड जो है ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अब मैं आपको इसके कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो आपने यूज करने हैं, इसका कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए उसको फाइंड आउट करते हुए, कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। हर प्रॉब्लम में यही कहा जाता है कि वेरिएशनल मेथड को यूज करते हुए ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करें। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए, इसमें सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने ट्रायल वेव फंक्शन फाइंड आउट करना होता है। तो ट्रायल वेव फंक्शन यहाँ पर क्या होता है कि आपको एग्जांपल में सही तरीके से समझ आएगा कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया गया हो, साई या फाई की कोई भी वैल्यू दी गई हो, जैसे आपको दिया जा सकता है कि 2x² अंडर रूट 3, इस तरह का कोई भी आपको फंक्शन दिया गया हो तो वो हमारे पास होता है ट्रायल वेव फंक्शन। जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको सही से समझ आएगा। ये पहला मेथड इसका ये होता है कि हमने ट्रायल वेव फंक्शन फाइंड आउट करना है कि एग्जांपल में जो भी प्रॉब्लम आपको दिया गया है उसमें आपके पास ट्रायल वेव फंक्शन क्या है। सेकंड मेथड, सेकंड जो स्टेप है वो क्या होता है कि हमने उसी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है एनर्जी और हैमिल्टोनियन की। अब एनर्जी और हैमिल्टोनियन की जब हम बात करते हैं तब हमें पता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मुताबिक इनका रिलेशन जो है वो इस तरीके से है, H psi is equal to E psi। ये मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है बगैर किसी कैट और ड्रा के। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, H psi is equal to E psi। यहाँ पर एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर आपको जो भी फंक्शन दिया गया हो ट्रायल वेव फंक्शन, आपने ये कंफर्म कर लेना है कि ट्रायल वेव फंक्शन जो है ये नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं ये भी आपको आता है। तो आपने ये हो सकता है कि ये प्रॉब्लम में आपको बता दिया जाए कि फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मलाइज है, आपको नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया तो आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। इसमें ये कंडीशन है कि वेव फंक्शन जो है, जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो हमारे पास नॉर्मलाइज ही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, थर्ड,
कि ट्राई टू मिनिमाइज द एनर्जी, मतलब आपने जो पीछे सेकंड पॉइंट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट की है एनर्जी की या हैमिल्टोनियन की, अब मैं यहाँ पर H यूज करूंगी या मैं यहाँ पर E यूज करूंगी, क्योंकि H साई जो मैंने पीछे रिलेशन लिखा है इज इक्वल टू E साई, दोनों इक्वल है, तो मैं या एनर्जी यूज करूंगी या हैमिल्टोनियन यूज करूंगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ट्राई टू मिनिमाइज दी एक्सपेक्टेशन, ये जो मैंने साइन लगाया है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी और दी हैमिल्टोनियन जो आपने फाइंड आउट किया है उसे मिनिमाइज करें। क्या मेथड होगा मिनिमाइज का, कि जो भी आपके पास वैल्यू आ गई है उसको डिफरेंशिएट करने, पार्शियल डेरिवेटिव लेने उसका, तो आपको वो जो वैल्यू है वो मिनिमम होकर मिलेगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, द ऑब्टेन्ड वैल्यू आफ्टर टेकिंग द डेरिवेटिव विल देन पुट, मतलब जो आपने डेरिवेटिव ले लिया है उसको आप वापस पुट करेंगे किसके अंदर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर जो आपने फाइंड आउट की थी स्टेप 2 में। तो वी विल देन गेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फिर हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पर टोटल मैंने कितने स्टेप्स लिखे हैं, यहाँ पर टोटल मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए वेरिएशनल मेथड से अगर आपको कहा गया है तो टोटल मैंने यहाँ पर आपको 4 स्टेप्स बताए हैं। ये 4 स्टेप्स आपने करने होंगे, 4 स्टेप्स को करके फिर आपको मिल जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब हम ये तो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपने किस तरीके से उसको सॉल्व आउट करना है, कौन कौन से स्टेप्स आप करेंगे तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल जाएगी। अब हम आते हैं इसी, ये जो हमारा मेथड है आज का वेरिएशनल प्रिंसिपल का, इसके प्रूफ की तरफ आते हैं और इसकी बेसिक स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन, मतलब आप या तो हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रहे हैं या एनर्जी की, ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो आप ले रहे हैं हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज विद रिस्पेक्ट टू एनी ट्रायल वेव फंक्शन, किसी भी, ये जो WRT मैंने लिखा है इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, तो विद रिस्पेक्ट टू एनी ट्रायल वेव फंक्शन आप जिसकी भी ले रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू हैमिल्टोनियन की एनर्जी की इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। क्या, कैसे मैं इसको लिखूंगी कि ये जो हैमिल्टोनियन है इसकी जो मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रही हूँ, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह रही है स्टेटमेंट, कि ये हमेशा या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल हो सकती है किसके, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। चले मैं इसको कह देती हूँ यहाँ पर EGS, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, या मैं इसको E1 का भी नाम दे सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है वो E1 है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, या EGS कह लें आप या E1 कह लें, सेम बात है हमारे पास। तो एक बार फिर से मैं ये जो स्टेटमेंट है ये आपको रिपीट कर देती हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है हैमिल्टोनियन की, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसी भी सिस्टम के आप ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी ट्रायल वेव फंक्शन, ये हमेशा या तो ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। कैसे मैं इसको लिखूंगी, या तो मैंने वो जो आपको पीछे लिख के दिखाया कि हैमिल्टोनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लें कि जो हैमिल्टोनियन है या ग्रेटर देन है या इक्वल है ग्राउंड स्टेट एनर्जी के, या मैंने दूसरे तरीके से लिखा हुआ है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ये या तो कम होगी या इक्वल होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन के, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसका प्रूफ हम अब करते हैं कि वेरिएशनल प्रिंसिपल हमें ये स्टेटमेंट देता है, मैथमेटिकली हम उसको इक्वेशन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है हमारे पास, कैसे हम उसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट वी हैव एनी ट्रायल वेव फंक्शन, मैंने कोई भी ट्रायल वेव फंक्शन ले लिया, अब यहाँ पर मैं कोई वैल्यू नहीं लूंगी, जनरल हम लेके चलेंगे, जैसे हमने पीछे भी लास्ट सेमेस्टर में भी इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स की हैं कि हम जनरल कंसीडर कर लेते हैं वेव फंक्शन को, या तो साई है हमारे पास या फाई है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि हम एक कंसीडर करते हैं, सबसे पहले जो हमारा स्टेप था कि वेव फंक्शन हमने कंसीडर करना है, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आपको खुद से कोई कंसीडर करें। तो यहाँ पर हमने जो पहला मेथड है वेव फंक्शन कंसीडर किया, या मैं ले लेती हूँ कैट में फाई को ले लेती हूँ या मैं कैट में ही साई को ले लेती हूँ, और यहाँ पर ये जो मेरे पास कैट और साई है हैविंग एनी वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू रखेंगे, मुझे इन दोनों में से कोई एक को चूज करना है। तो मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, कैलकुलेशन के लिए मैंने फाई को चूज कर लिया है कि मैं इसे एज अ ट्रायल वेव फंक्शन यूज करूंगी आगे नेक्स्ट में।
तो यहाँ पर जो मेरे पास है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दी हैमिल्टोनियन। अब ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में भी बताया था हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ली है हैमिल्टोनियन की और इसको लिखा हुआ है इस फॉर्म में। यहाँ पर देखें ये हमारे पास हमने कहा था विद रिस्पेक्ट टू ट्रायल वेव फंक्शन, तो यहाँ पर देखें ट्रायल वेव फंक्शन भी है हमारे पास। हैमिल्टोनियन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई वो हैमिल्टोनियन फाई कैट और ब्रा में, और नीचे हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर ये तो आपने प्रूव किया हुआ है कि ये जो हमारे पास फाई है, मैंने आपको बताया था कि जनरल वैल्यू जो हमारे पास होती है ये 1 के इक्वल होती है। तो इसको आप लिखें या ना लिखें ये आपकी मर्जी है, इसको 1 कर दें और डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन 1 आ गई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। अब ट्रायल वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइज, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रायल वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज होना चाहिए। लेट द ट्रायल वेव फंक्शन, अब हम जो ट्रायल वेव फंक्शन हमने फाई लिया था इसी की वैल्यू को कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है। यहाँ पर मैंने 2x 3x 4x इस तरह की कोई वैल्यू लेने की बजाय मैंने एक जनरल वैल्यू ले ली है कि हमारे पास जो कैट में फाई है आपके पास जो ट्रायल वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू ए एन साई एन के इक्वल है। ये मैंने जनरल एक फंक्शन ले लिया कि फाई जो है इस वैल्यू के इक्वल है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है एन है जो शो कर रहा है कि यहाँ पर वैल्यूज वेरी करेंगी, मतलब 0 से 1 2 3 4 अप टू सॉन इंफिनिटी तक जा रही हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर समेशन अप्लाई कर दिया ताकि ये जो लिमिट है ये वेरी कर सके, मतलब हमें पता चल जाए कि हमने लिमिट अप्लाई की हुई है 0 से लेकर इंफिनिटी तक ए एन साई एन कैट के ऊपर। तो यहाँ तक हमारी वैल्यूज आ गई, ये मैंने लिखी है सारी वैल्यूज कैट में, यहाँ पर मैंने ब्रा यूज नहीं किया। तो मैं नेक्स्ट में क्या करती हूँ, मैंने यहाँ तक आपने कर लिया। अब मैंने नेक्स्ट में क्या किया, इसी तरीके से जैसे मैंने 2 और 3 कंसीडर किया है इसी तरीके से मैंने इसी को कैट में तो लिखा हुआ था, ब्रा में अब हम लिख रहे हैं। तो क्योंकि ऊपर भी हमारे पास आपने देखा था जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसमें कैट भी था और ब्रा भी था, इसका मतलब है हमें ब्रा की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये देखें ये मैंने इसी फंक्शन को लिया है, ब्रा आ जाएगा और जब आप ब्रा में ये वाली टर्म लिखते हैं तो आपको पता है उसको कॉन्जुगेट आ जाता है हमारे पास। यहाँ पर मैंने कैट में एन यूज किया हुआ है और यहाँ पर मैंने एम यूज कर दिया डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पर समेशन भी एम के ऊपर अप्लाई हो रही है हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो मैंने साई एम लिखा है ये भी हमारे पास ब्रा में आ जाएगा। ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक कैट में आ गई और एक ब्रा में आ गई 3 और 4। अब ये वाली वैल्यू तो आपको पता है, मैंने अभी पीछे बता दिया कि 1 के इक्वल होती है इक्वेशन 5। और यहाँ पर जो हमारी हैमिल्टोनियन की वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, अगर मैं ये वाली वैल्यू जो मेरे पास आई हैं 5 4 3 इनको पुट कर दूं इक्वेशन 1 के अंदर, जो मेरे पास क्या थी इक्वेशन 1 क्या थी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी हैमिल्टोनियन की, उसके अंदर मैंने पुट कर दिया है। तो यहाँ पर देखें ये जो ए एम स्टार है मतलब कॉन्जुगेट है ये किसमें था, ब्रा में था, ये समेशन एम भी ब्रा में था। और ये जो ए एन है ये था कैट में और समेशन एन जो है हमारे पास ये भी कैट में था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये हैमिल्टोनियन की वैल्यू साई एम ये मैंने यहाँ पर रहने दिया और जो इनके साथ वैल्यूज थी ये मैंने यहाँ पर बाहर ले ली, समेशन भी बाहर ले लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करते हुए जैसे हमारे पास होता है एच साई इज इक्वल टू ई साई, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे इनकी कैट में भी ब्रा में भी और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन हम आज का जो हमारा पार्ट 1 था उसे हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसी से कंटिन्यू करेंगे, मतलब इक्वेशन 7 से हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।